Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to start your topic that is judicial activism and Indian democracy. So before starting this video, I would like to tell you the overview of this video. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का। देन बात करेंगे कि क्या रोल है जुडिशियल एक्टिविज्म का स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। आफ्टर दिस क्या रोल है जुडिशियल एक्टिविज्म का अंडरमाइन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। इसका एक क्लियर मीनिंग देखो आप, मीन्स की एक रोल प्ले किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है जुडिशरी के द्वारा जब फोर्स करने के लिए जो अदर ऑर्गन्स होते हैं। एज वी ऑल नो दैट वी हैव थ्री ऑर्गन्स फॉर मेकिंग लॉज, दैट इज लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो जुडिशरी ऑर्गन जो है जब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो दूसरे दो ऑर्गन है दैट इज लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, इनको फोर्स करता है कि वो डिस्चार्ज करे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देखो एक्टिविज्म का मतलब आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक्टिवेट हो जाना किसी चीज का। ठीक है, सो जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इसको ड्राइव किया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, आपने याद रखना है। देन बात करें तो यहाँ पे एनी लिखा है मैंने, मीन्स कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो रिलेट करता है हमारी नेशनल इमरजेंसी के साथ। आपको सबको पता होगा कि जब नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी इंडिया में 1975-77 के पीरियड में, तो उस टाइम पे जो ये ऑर्गन्स थे दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये फेल हो गए थे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और जो सिटीजन्स थे, पब्लिक थी, उनका जो फेथ था गवर्नमेंट में वो लूज हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, मतलब कि पब्लिक के इंटरेस्ट को या उनके फेथ को गवर्नमेंट में मेंटेन करने के लिए, और आल्सो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब बात करते हैं कि क्या रोल है जुडिशियल एक्टिविज्म का स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। सो फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है बहुत एसेंशियल है, एंश्योर करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि ग्रांटेड किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मतलब प्रोटेक्टर माना गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। मीन्स कि हर एक पर्सन के पास राइट है, अगर इन केस उसका कोई फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रिट्स को इश्यू कर सकता है, जैसे हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, है ना, आपने पढ़ा होगा इन रिट्स के बारे में। ठीक है, तो लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू देखें अगर, तो जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 में केस था, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था आपको पता है, एक्सपेंड किया था जो इंटरप्रिटेशन थी आर्टिकल 21 की। ठीक है, जो अब की डेट में आप पढ़ते हो उसको, मतलब आर्टिकल 21 आप जो पढ़ते हो, राइट टू लाइफ, मतलब जो आर्टिकल 21 था उसको एक्सपेंड किया था, उसमें ऐड किया था राइट टू लाइफ, जो कि एंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे स्टेट के बैड या आर्बिट्री स्टेट के जो एक्शंस होते हैं। ठीक है, वहां से प्रोटेक्ट होंगे सिटीजन्स। और इस राइट्स के स्कोप को एडवांस करते हुए इन्होंने आल्सो इंक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को, जैसे कि एस पुत्तु स्वामी जो केस था। ठीक है, इसमें यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है रीएनफोर्स्ड कर चुका है इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। ओके, देन सेकंड रोल की बात करें स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को जुडिशरी का, दैट इज चेक्स एंड बैलेंस। तो एक डेमोक्रेसी में आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर जो है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब तीनों ऑर्गन्स में इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। और ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एंश्योर करता है कि कोई भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती है। इंडिया में आपको पता है कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, मींस कि
तीनों ऑर्गन का कंट्रोल है अपनी पावर्स के ऊपर, मतलब कोई भी जो ऑर्गन है अपनी पावर को एक्सेसिवली यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। हर एक ऑर्गन का अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि लिमिट जो है एस्टैब्लिश की है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जैसे कि केशवानंदा जो भारतीय केस था 1973 में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो केसेस हैं ना, जिसमें आपको देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के थ्रू किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि वो इन केसेस को अंडरस्टैंड करें, जैसे कि केशवानंदा भारती केस हो गया है ना, मतलब और भी बड़े सारे केसेस हो सकते हैं, आगे आप देखोगे अभी, तो इनको अंडरस्टैंड करें, इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जो केशवानंदा भारती केस था 1973 में, इस टाइम पे जो जुडिशरी थी उसने फॉर्मुलेट किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, मींस कि जुडिशरी ने प्रिवेंट किया था पार्लियामेंट को कि वो अमेंड ना करे कॉन्स्टिट्यूशन को इस वे में कि वो डिस्ट्रॉय कर दे इसके जो एसेंशियल फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ। और ये जो चीज़ है वो एंश्योर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो मेंटेन्ड है इंडिया में। ओके, देन थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मीन्स कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो फोर्स करता है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, है ना, उनको फोर्स करता है कि वो अकाउंटेबल हों पब्लिक के लिए और फुलफिल करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। जैसे कि एक केस था MC मेहता केस, जो कि कंसर्न करता था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी ने एक्टिवली डायरेक्ट किया था, पता है, गवर्नमेंट को कि वो इम्प्लीमेंट करे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को, ऐसे लॉज को जो कि सेफगार्ड करें पब्लिक वेलफेयर को। और ये जो चीज़ है वो एंश्योर करती है कि जो गवर्नेंस है वो रिस्पॉन्सिव है, वो प्रमोट करती है एक अच्छी गवर्नेंस को, जो कि बहुत क्रूशियल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज एक्सपेंडिंग एक्सेस टू जस्टिस। तो जो इंट्रोडक्शन है, एक्सपेंशन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, वो डेमोक्रेटाइज्ड हो चुकी है, एक्सेस जस्टिस के लिए हो चुका है इंडिया में। इट मीन्स कि जो कोर्ट्स हैं वो एक्सेसिबल हो चुके हैं, चाहे कोई जितना मर्जी पुअर है, चाहे कोई जितनी मर्जी पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हर एक पर्सन के लिए जो कोर्ट है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो जस्टिस को गेन कर सकता है। देन बात करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वुमेन्स राइट्स हो गया, वो आल्सो एड्रेस्ड कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना वेट किए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो क्या रोल है जुडिशियल एक्टिविज्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में? तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर चुका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, प्रमोट करते हुए ट्रांसपेरेंसी को एंड फेयरनेस को। देखो एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए 2002 की बात है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया था कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए कि वो डिस्क्लोज करेंगे अपने क्रिमिनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बैकग्राउंड को बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पावर होते हैं जो वोटर्स, मतलब वोटर्स को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना जब कैंडिडेट्स के बारे में, तो वो इस चीज़ से मतलब अवेयर हो जाता है कि उन्होंने किस प्रकार के लीडर को चुनना है, चूज़ करना है, ठीक है, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने चूज़ करना है, जो कि मतलब फ्री हो करप्शन है ना। इससे वोटर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ये जो चीज़ है वो एंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, जो कि कॉर्नरस्टोन है, आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी का। ओके, दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज रोल क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। सो एज वेल एज आल्सो अंडरमाइन भी करता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। तो अब बात करते हैं कैसे जो अंडरमाइन करता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। सो फर्स्ट पॉइंट इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये वायलेट करता है जो सेपरेशन ऑफ पावर है। कैसे करता है? देखो, आल्दो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो स्ट्रेंथन करता है हमारी डेमोक्रेसी को, हमने हमें पहले पढ़ा, ठीक है, बड़े सारे वेज में, लेकिन ये आल्सो समटाइम जो है वो क्रॉस कर सकता है अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को, जो कि एस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है।
कोर्ट्स जो हैं वो सम टाइम ओवरस्टेप कर जाते हैं, जो कि लॉ मेकिंग डोमेन होती है, जो कि किसका रोल है आपको पता है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन का रोल है, ठीक है। इसको भी अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जहाँ पे देख सकते हो कि जो विशाखा केस था 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन में कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी थी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केस था, क्योंकि इस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव था वो इन एक्शन में ऑर्गन, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव एक्शन था वो इन एक्शन में था। लेकिन फिर भी जो वेल इंटेंशन क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डिसीजंस हैं वो फॉल करते हैं अंडर द परव्यू ऑफ पार्लियामेंट, मींस कि जो लॉ मेकिंग हमारी बॉडी है उसके अंडर जो है जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। तो इसलिए क्रिटिक्स जो है वो इस चीज पे ऊपर आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। देन सेकंड, अंडरमाइन करता है आल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एजेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो आप सबको पता है कि जो लॉज हैं वो मेड किए जाते हैं वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक है। मतलब कि जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वही लॉज को मेक करेगा और अकाउंटेबल भी होगा पब्लिक के लिए। जो कि अनइलेक्टेड होगा वो आपको पता है करप्टेड होगा, ओके। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जुडिशरी है स्ट्रिक डाउन कर देती है कुछ लॉज को जो पास किए होते हैं पार्लियामेंट ने। तो जैसा कि ये हुआ था इस केस में, जैसे कि आप देख सकते हो एनजेएसी केस 2015। एनजेएसी का मतलब है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में ऐसा हुआ था, जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो अंडरमाइन करता है लेजिस्लेटिव की अथॉरिटी को, और इस कंडीशन में क्या करता है कि इस वे में वीक करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज जुडिशियल ओवररीच पॉलिसी मैटर्स। तो आल्सो जो कोर्ट्स हैं सम टाइम वो ओवरस्टेप कर जाते हैं पॉलिसी मैटर्स में, है ना, जो कि रिक्वायर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपर्ट नॉलेज को। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम जो केस था 2012 में, जो सुप्रीम कोर्ट था, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जिसने कैंसिल कर दिया था टेलीकॉम लाइसेंस को, जिसने कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया था, अफेक्ट किया था हमारी इंडियन इकोनॉमी को, ओके। तो इस कंडीशन में जो क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो आल्दो प्रोटेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, लेकिन इसको ऑलवेज कंसिडर नहीं करना चाहिए, मतलब उन डिसीजंस की पॉलिसी इंप्लीकेशन देने के लिए जो कि हैंडल होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा, ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मींस कि जजेस जैसे कि जो कि अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते पब्लिक के लिए, ठीक है। और जब कोर्ट्स जो है वो कुछ डिसीजंस को मेक करते हैं एक ब्रॉड पॉलिसी इंप्लीकेशन के साथ, जैसे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जो कि रिलेट करती हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन के साथ, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के साथ या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के साथ, तो वो मतलब इन पॉलिसीज़ को मेक करते हैं बिना मतलब पब्लिक का ओपिनियन लिए हुए, है ना, विदाउट बीइंग आंसरेबल टू द पब्लिक, मतलब बिना पब्लिक का ओपिनियन लिए हुए। तो ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो हम सबको पता है कि क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो सम टाइम जो है वो उन डिसीजंस के लिए लीड कर जाती है जो कि फुली अलाइन नहीं होते हैं पब्लिक ओपिनियन या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज डिस्करेजिंग लेजिस्लेटिव एक्शन। ये आल्सो डिस्करेज करता है लेजिस्लेटिव एक्शन को। कैसे करता है? देखो, जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो डिस्करेज करता है पार्लियामेंट को एड्रेस करने से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स होते हैं जिनका वर्क है लॉ बनाना, वो आल्सो रिलाई करता है कोर्ट्स के ऊपर इंटरवेन होने के लिए। तो इस कंडीशन में ये है वीक करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ओवरबर्डनिंग इन जुडिशरी। देखो, एड्रेस करते हुए कुछ ऐसे पॉलिसी इश्यूज को, गवर्नमेंट के फेलियर्स को, जो मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं कुछ केसेस के साथ, जो कि फाल करते हैं आउटसाइड देयर प्राइमरी, मतलब जो उनका रोल नहीं है, ठीक है, मतलब दूसरे ऑर्गन्स के रोल के अंडर जो लॉज आते हैं, मतलब ऐसे जो केस आते हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है, वेरियस कोर्ट्स जो है वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। तो ये जो डाइवर्जन जो होती है फोकस की, वो स्लो डाउन कर देती है जो डिलीवरी होती है जस्टिस की, जो ट्रेडिशनल लीगल मैटर्स होते हैं ना, उनमें वो स्लो हो जाती है जस्टिस की डिलीवरी। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सो कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक डुअल रोल प्ले करता है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में। कैसे? देखो, एक तो ये स्ट्रेंथन करता है हमारी डेमोक्रेसी को, प्रोटेक्ट करके हमारे राइट्स को, है ना, चेक्स एंड बैलेंस को एंश्योर करते हुए,
और आल्सो अंडरमाइन करता है डेमोक्रेसी को ओवरस्टेप करके लेजिस्लेटिव डोमेन में डिस्टर्ब करके सेपरेशन ऑफ पावर को। तो देयरफॉर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो केयरफुली बैलेंस होना चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए जो इंटीग्रिटी है हमारी इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी। सो आई होप फ्रेंड्स जो आपको जो कॉन्सेप्ट था जुडिशियल एक्टिविज्म का वो क्लियर हो चुका होगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।